हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। आज आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। चैप्टर 4 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और इजी भी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब किसी भी परमाणु की संरचना कैसी होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप चैप्टर 3 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जिससे आपको चैप्टर 4 पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चैप्टर 3 में डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको डाल्टन्स थ्योरी के नाम से जाना गया था। 1808 में उन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को ही आधार बना करके एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। तो डाल्टन ने एक टर्म दिया था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं। ठीक है, मीन्स एटम्स इज इंडिविजिबल, मीन्स एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी को आधार मान करके वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते वैज्ञानिकों ने इसी को आधार बनाया कि क्या एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और बहुत सारी नई चीज़ों की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अगर एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो एटम्स के में कुछ तो पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू उनमें चार्जेस होते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके थ्रू ये पता चला कि एटम्स में चार्जेस कहाँ से आए। जैसे कि अगर हम अपनी कॉम्ब लेकर के हेयर्स में रब करते हैं, ठीक है, और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पार्टिकल्स के पास जो भी कागज़ के टुकड़े होते हैं उसके पास कॉम्ब को ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कॉम्ब से आकर्षित हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। और बिफोर जब हम कॉम्ब नहीं करते हैं तो कॉम्ब को जब कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो उससे नहीं चिपक रहे होते हैं। मीन्स जब कॉम्ब को हेयर से रब किया गया तो कॉम्ब भी क्या हुआ, एक मैटर है। कॉम्ब एक मैटर है, मीन्स मैटर क्या हुआ, चार्ज्ड हो गया, आवेशित हो गया। मीन्स मैटर के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वो आवेशित हो रहा है। इसका मतलब मैटर को या मैटर एटम से मिलकर के बना है, तो एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स एटम के अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो चार्ज्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो चार्ज्ड हो रहा है तो उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो चार्ज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, जे थॉमसन आए 1897 में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की। ठीक है, तो इतना तो आप सबको पता है कि परमाणु के अंदर या एटम के अंदर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका डिटेल में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो 11th स्टैंडर्ड में है, लेकिन उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, पहले क्या होता था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के ही सारे एक्सपेरिमेंट होते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उसका एक सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड किया। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने मेटल की 2 प्लेट ली। ठीक है, मेटल्स की 2 प्लेट्स डिस्चार्ज ट्यूब के टर्मिनल में लगा दी, और मेटल के एक सिरे को उन्होंने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड किया, और जो दूसरा मेटल का है उसको उन्होंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया। ठीक है, तो चूँकि ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड था तो इसको कैथोड नाम दिया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड था तो इसको एनोड नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये जो बैटरी थी वो बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेटर थी, मीन्स बहुत ही हाई वोल्टेज क्रिएट करती थी, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने बहुत ही
लो प्रेशर लिया, ठीक है, वेरी लो प्रेशर लिया। तो दो कंडीशन यहाँ पे आ गई। एयर को उन्होंने बहुत लो प्रेशर पे लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उन्होंने हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी लगाई, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में जो एयर थी वो बहुत ही वेरी लो प्रेशर में थी, और जो बैटरी थी वो बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेटर थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब इसमें करंट पास हुआ, हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी के थ्रू जब करंट पास हुआ, तो इससे क्या हुए, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जनरेट हुए, ठीक है। अब आप बोलेंगे जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थे वो क्या दिख रहे थे? वो दिख तो नहीं रहे थे, तो फिर कैसे पता चला कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कौन सी प्लेट से और कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो दूसरा एंड था, एनोड साइड वाला एंड था, यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगाई, जिंक सल्फाइड की लेयर। जिंक सल्फाइड क्या करता है, लेयर क्या करता है, जब भी इससे कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो जब वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज इसको दिया जाता है, तो इसमें जब करंट पास होता है तो जो भी करंट पास करने के बाद जो भी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकले वो इससे क्या हुए, टकराए, जिंक सल्फाइड से टकराए और ग्लो हुए, मतलब प्रकाशित हुए। तो क्या पता चला कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थे वो कहाँ से निकल रहे, कैथोड प्लेट से। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, ठीक है। इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, कैथोड रेज। और चूंकि कैथोड रेज से निकलने वाले पार्टिकल्स थे इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन्स कहलाए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए वैसे भी ये मिलेगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को समझाना चाहती थी, इसलिए कि आपको ये पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं और कहाँ से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जो कैथोड रेस पास हो रही थी उनमें जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थे वो निगेटिवली चार्ज थे, उनको उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻³ kg। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि निगेटिव होता है। और रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9 × 10⁻31 kg किलोग्राम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और रिलेटिवली चार्ज -1 होता है। उसके बाद क्या आता है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसको भी डिटेल में अपन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन सेम वही कहानी थी। इसको किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया था, एक गैस ट्यूब ली थी जिसमें हाई वोल्टेज की बैटरी के थ्रू हाई वोल्टेज दिया और लो प्रेशर दिया। एयर जो थी उसमें वो लो प्रेशर में थी, ठीक है, हाई वोल्टेज और गैस इन लो प्रेशर, गैस इन लो प्रेशर। इन दो कंडीशंस को अप्लाई किया उन्होंने, लेकिन इसमें क्या हुआ था, उसमें कैथोड से रेस पास हुई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था, एनोड से जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स पास हुए थे। तो चूंकि वो एनोड से पास हुए थे, जो रेस पास हुई थी, इसलिए उनसे पास होने वाले जो पार्टिकल्स थे उसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है, क्योंकि वो एनोड से या पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो रहे थे, इसलिए वो क्या कहलाए, एनोड कहलाए, ठीक। अब मास ऑफ वो क्या कहलाए,
एनोड से पास होने के कारण वो क्या कहलाए, प्रोटॉन कहलाए, प्रोटॉन्स कहलाए। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनका मास क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और फिर क्या है, इन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और रिलेटिव चार्ज कितना होता है, रिलेटिव चार्ज होता है +1। ठीक, ये भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ये वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और नेक्स्ट आता है क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी आपने सुना, तो थोड़ी सी बात चली न्यूट्रॉन भी कर लेते हैं। न्यूट्रॉन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल, न्यूट्रॉन किसने खोज की थी इसकी, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन्स की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स 1932 में, न्यूट्रॉन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल। ठीक है, 1932 में जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इस पे चार्जेस क्या हो गए, 0, मीन्स कोई चार्ज नहीं पाया जाता। और मास कितना है इसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड चार्ज नो चार्ज। ठीक, न्यूट्रॉन की डिटेल में डिस्कशन अपन 11th स्टैंडर्ड में करेंगे। अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स जो हैं एटम्स के, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी पा चुके हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, एटम का स्ट्रक्चर की बेसिक क्या है। तो क्या होता है, हमें क्या पता चला कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अभी हमने क्या बात करी कि उसमें ऋणावेशित चार्ज पाया जाता है या इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें पॉजिटिव चार्ज का भी पाया जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें हमने अभी क्या पता किया कि उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर, एक दूसरे जब जितने निगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज मिले तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मीन्स हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो सब पार्टिकल्स हैं ये एटम में पाए कहाँ जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है एटम्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पाए तो जाते हैं एटम में, जिसकी वजह से हमारा एटम क्या है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, एटम्स के किस भाग में पाए जाते हैं, तो इसको समझने के लिए समय समय पर कई सारी थ्योरीज आईं। तो जिसमें एक था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल थॉमसन का, जिसमें उन्होंने क्या समझाया कि अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे समझे, तो उन्होंने बताया कि अगर हम एक पुडिंग लेते हैं, पुडिंग मतलब केक है, ये पुडिंग लेते हैं, तो जो पुडिंग का वोल पार्ट है, पूरा पार्ट जो पुडिंग का है, उसको उन्होंने क्या बताया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे ये कोई पुडिंग है, केक है, तो ये पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, या क्या है, ये प्रोटॉन है। और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब पुडिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए हैं। ठीक है, इनको इन्होंने पॉजिटिव या प्रोटॉन बताया, और ये बताया कि ये क्या है, एटम के अंदर ये प्रोटॉन्स हैं। मतलब एटम पूरा प्रोटॉन से बना हुआ है, धन चार्ज से, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं वो क्या है, निगेटिव चार्ज। मीन्स निगेटिव चार्ज धसे हुए हैं धन चार्ज में या धन आवेश में। फिर या एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वाटरमेलन के एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो रेड पार्ट है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, उसको उन्होंने क्या बोला, ये धनावेशित, मीन्स ये प्रोटॉन है, और उसमें जो बीज धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। और एक इजी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सूजी का हलवा हुआ, तो सूजी का जो पूरा हलवा है वो क्या है, वो धन चार्ज है या प्रोटॉन है, एटम्स के अंदर वो प्रोटॉन है, और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स धसे हुए हैं एम्बेडेड हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे क्या निकल के आई बात कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या बात निकल के, तो ये दो बातें निकल के आई थॉमसन के मॉडल से कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, है ना। मींस जो एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है, एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर, वही जो तरबूज का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो एटम्स में पूरी तरह से स्फीयर हैं, फैले हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। मींस अधिकतम भाग क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है एटम्स का, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, धसे हुए हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर, जिससे एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन +25 है और इलेक्ट्रॉन -25 है, तो ये कैंसिल आउट हो गए और क्या हो गया, न्यूट्रल कंडीशन आ गई। मीन्स एटम जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा फैला हुआ है, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धसे हुए हैं। लेकिन जैसा कि साइंस कभी रुकता नहीं है, उसमें खोज होती ही रहती हैं, डिस्कवरी चलती ही रहती हैं, तो साइंटिस्ट इनके मॉडल से बहुत संतुष्ट नहीं थे। आगे चल कर के और मॉडल्स आए जो कि एटम्स में पाए जाने वाले सब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को और बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें, इसके लिए कई मॉडल्स आए। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की पोजीशन एटम्स में क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा वीडियो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी इनको लेकर के ही चलेंगे और डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसको ज़रूर समझाऊँगी, लेकर चलूँगी। और ठीक है, इसके साथ ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, ज़रूरतमंदों को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।